हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी एंड सोलर सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। आपको समझ आ गया होगा कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं किस लेवल के हैं, किस तरीके की एक्सप्लेनेशन चल रही है। अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ना है। मैं भी जो लेक्चर्स को प्रिपेयर करता हूँ, क्वेश्चंस बनाता हूँ, इस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए और समझ आए, प्लस जो भी आपके चीज़ें दिमाग में रहें लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलते हैं जी आगे। सो ये है 10,000 MCQ कोर्स और मेरे 2 पेड कोर्सेज जैसे सबको पता है। 10,000 MCQ कोर्स, GS कोर्स दोनों आते हैं हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में। आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। और देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैप ऑफ शोइंग द स्पेशलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड एज। मतलब किसी एक मैप के अंदर एक सरफेस की, एक किसी भी एरिया के सरफेस की स्पेशलिटी अगर हम दर्शा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेट इज़ रिलीफ मैप कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें हम क्या करते हैं कि लैंड की जो धरती है, लैंड की हाइट को मेज़र किया जाता है, कंटूर वगैरह फॉर्मेशन करके उसमें हम इस तरीके से दिखाते हैं। और जो थीमेटिक मैप होता है जो किसी एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड होगा। थीम क्या? जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन, कि हाँ उस एरिया में टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, रेनफॉल कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे हम दर्शाते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हम थीमेटिक थीम लेके चलते हैं तो डेट इज कॉल्ड थीमेटिक। क्लियर? आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, रिलीफ मैप इज़ ए स्पेशल फिजिकल मैप दैट यूजेज द शेडिंग टू हेल्प शो ऑफ द डिफरेंसेस इन द एलिवेशन। मतलब हमने लैंड के ऊपर जो है जो हमारी हाइट है उसके ऊपर दर्शाया कि किस तरीके के ऊपर जो है आपकी लोकेशन देखने को मिलती है। हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड को हम और क्या कहते हैं? हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड जो है ये वाला पार्ट है आपका, दैट इज़ द 30 डिग्री नॉर्थ और आपका 30 डिग्री साउथ, ये वाला पार्ट। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड के अंदर जो होती हैं विंड्स बड़ी काम होती हैं, बिल्कुल शांत होती हैं, विंड्स बड़ी काम है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ये ध्यान रखना, सब ट्रॉपिकल। और 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलता है। काम विंड्स होती हैं और बारिश बहुत कम होती है, लिटिल प्रेसिपिटेशन होती है, जहाँ की बारिश वगैरह यहाँ पे कम देखने को मिलती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड विंड्स की। यहाँ पे आपकी नॉर्थ जो है ये जो विंड्स हैं आपकी डेट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से आपके मिलती हैं जो आपके इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में जाके मिलती हैं, ITCZ में मिलती हैं। और यहाँ पे चलती हैं वेस्टर्लीज, ये है वेस्टर्लीज। ठीक है, और ऊपर आती हैं आपकी पोलर ईस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज जो होती हैं वो आपकी यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में तो चलती हैं, लेकिन जो वेस्टर्लीज जो होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ये एक पावरफुल विंड चलती हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, मेनली जो है ओशंस देखने को आपको मिलते हैं। तो जब ये ओशंस के साथ टकराती है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ करके चलती है। इसीलिए जब हम 40 डिग्री साउथ के ऊपर बात करते हैं, जो आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोरिंग 40s। और 50 डिग्री के ऊपर चलती हैं 50 डिग्री साउथ में तो फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री के ऊपर चलती हैं तो आपका स्क्रीमिंग 60s उसको बोला जाता है। अब बात यहाँ पे ये है कि इनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक, सबसे ज़्यादा पावरफुल वो कौन सी होती है? डेट इज़ कॉल्ड रोरिंग 40s उसको कहते हैं। रोरिंग 40s जो होती है सबसे ज़्यादा जो है आपकी पावरफुल वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, हाई सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड इज द करेक्ट वन। अगल देखते हैं, सुपरनोवा जो है किसे कहते हैं? सुपरनोवा किसे कहते हैं? सुपरनोवा होता है, दिखाता हूँ आपको। सुपरनोवा क्या होता है? इट्स ए एक्सप्लोजन ऑफ ए मैसिव सुपर जाइंट स्टार। मतलब एक स्टार है, बहुत ज़्यादा सुपर जाइंट बन चुका है और शाइन कर रहा है, ब्राइटनेस दे रहा है, लेकिन उसके अंदर टोटल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बिल्कुल जो आपकी सन की आउटपुट से भी ऊपर चली जाती है। और इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलता है कि फ्यूज़न जो होता है एक्सीड कर जाता है कोर ऑफ द आयरन से, यानी कि फ्यूज़न प्रोसीड्स, मतलब फ्यूज़न जो है एक्सीड कर जाएगा, फ्यूज़न होता जाएगा और आपकी आयरन की कोर बन जाएगी, जिसके कह सकते हैं कि बाद में बॉम्ब ब्लास्ट होगा और एट द एंड जो है लाइफ खत्म हो जाएगी। और जब सुपरनोवा खत्म होते हैं, वायलेंटली खत्म होते हैं, तो 2 चीज़ों का निर्माण करते हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं आपकी? दैट इज़ द
या तो वो निर्माण करता है आपका जो है ब्लैक होल का, या फिर आपके छोटे छोटे स्टार्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, ये बनेगा जी आपका डेट इज कॉल्ड ब्लैक होल। ब्लैक होल बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, और डिपेंड अपॉन द कि किस तरीके की जो है वहाँ पे इनिशियल मास होगा वहाँ पे। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, ब्लैक होल, जहाँ पे आपकी लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कॉमेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमेट क्या होते हैं, आपके फ्रोजन गैसेज होती हैं, ये आपको बताया था, फ्रोजन गैसेज होती हैं, और जब सन की तरफ चल रहे होते हैं तो ये आपका जो ऊपर बाहर वाली चीज़ होती है उसको पिघलाते चलते हैं, तो हमें कहते हैं कि जो इनकी पूंछ है वो टेल जो है वो बैक की तरफ चलती चली जा रही है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन पुल के कारण जो है पीछे की नज़र आते हैं। एस्ट्रॉयड की बात करते हैं तो मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ पे आपके मिट्योर मिट्योराइट वगैरह जलते हैं। मिट्योर अगर धरती के ऊपर आ जाएं तो नुकसान दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी आके गिरे थे, इंडिया में आगे गिरे थे, डेट इज इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी लेक बनी थी आपकी, लोनार लेक बनी थी, और ये डेट इज कॉल्ड जो है मेटेओरिटिक लेक, क्रेटर लेक और वॉल्केनिक लेक इसको कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये है जी सुपरनोवा। चलिए जी अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज कंटेन हीलियम 4 इन द अबंडेंस। खगोलीय पिंड में हीलियम 4 जो है बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे। सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के अंदर जो आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कंटेंट हीलियम का। देखिए पहली बात तो हीलियम कैसे बनता है, हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है सन के पास एनर्जी, जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाया जाता है। और जुपिटर के अंदर भी बहुत सारा मास है, वो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। इन दोनों के अलावा, सन और जुपिटर के अलावा थर्ड नंबर पे आता है आपका अर्थ। अर्थ के अंदर भी जो हीलियम बनता है वो आपका जो है अबंडेंस में देखने को मिलता है, और प्लस न्यूक्लियर फ्यूजन इज द मतलब इस प्रोसेस से बनता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अर्थ जो है आपका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये ब्लू प्लैनेट भी इसको कहते हैं। मून जो है, मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है हमारी। वीनस हमारा अर्थ ट्विन कहा जाता है, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसको कहा जाता है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। ये अभी तक देखिए, कल को करंट में न्यूज़ आ जाए कि सैटर्न के चेंज हो गए, किसी और के बन गए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन करंट में सैटर्न के अभी 82 हैं, कल को 87 भी हो सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। करंट में मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 82 हैं, अभी सैटर्न सबसे ज़्यादा है। कल को न्यूज़ आती है कि जुपिटर के दोबारा से ज़्यादा हो गए तो जुपिटर को आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये करंट के अकॉर्डिंग चलेगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, मिडनाइट सन जो होता है ये देखने को मिलता है कहाँ पे। पहली बात तो मिडनाइट सन होता क्या है, पहले लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं, दैट इज अ नॉर्वे। और नॉर्वे जो है आपका आर्कटिक सर्कल की तरफ देखने को आपको मिलता है, आर्कटिक, तो दैट इज आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल के अंदर देखने को मिलता है आपका क्या, दैट इज मिडनाइट सन। अब क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं कि अर्थ जो है आपकी टिल्टेड है, ऐसे नहीं है कि सीधी है, टिल्टेड है, अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है, जिसके कारण जो है अर्थ के ऊपर जब लाइट पड़ती है वो टिल्ट होने के कारण समर के अंदर नॉर्थ पोल के ऊपर भी आके आपकी पड़ने लग जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर जो है आपकी लाइट पड़ती रहती है, जिससे कारण जो है आपको आधी रात को भी सन दिखता है। बट दिस इज द रीजन ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस। अगर आपकी अर्थ जो है टिल्टेड है अपनी एक्सिस के ऊपर, इसके कारण आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलती है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन, अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन जो है आपका पूरा का पूरा जो है जोन ऑफ इल्यूमिनेशन वहाँ पे बनता है। मतलब क्या हो गया, जोन ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब वहाँ पे लाइट जो है प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन ये देखने को मिलती है समर में, क्योंकि समर में जो है ऊपर की तरफ लाइट पड़ रही होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ रही होती है, और जोन ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है आर्कटिक सर्कल में। सभी जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे लाइट देखने को मिलती है, जोन ऑफ इल्यूमिनेशन इसको कहते हैं। ये रीज़न क्या है, अगेन टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ टिल्टेड है, और ये देखने को मिलता है हमें आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में। अब यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में हमारे कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं। जैसे आर्कटिक ओशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्कटिक ओशन में हमारा रिसर्च स्टेशन है, डेट इज इन द हिमाद्री, ठीक है। और अंटार्कटिक में 3 हैं। अंटार्कटिक में कौन थे हैं, भारती है, मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री खत्म कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था, लेकिन पता होना चाहिए आपको 3 थे ये, ठीक है। और हमारे इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च कहाँ पे है, कि जहाँ पे हम पोलर ओशन रिसर्च, ये हमारा सेंटर कहाँ पे है इंडिया के अंदर, दैट इज इन द गोवा के अंदर देखने को आपको मिलता है। आंसर इज
सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। यहाँ पे देखिए नदर्न हेमिस्फीयर सो पोलर लाइट सन की तरफ चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की साइड चलती हैं, जिसके कारण आपको ये मिडनाइट फिनोमिना देखने को मिलता है। रीजन इज कि अर्थ का रोटेटिंग स्फीयर है, टिल्टेड है अपनी एक्सिस के ऊपर, और हमें ऐसे लगता है कि सन की लाइट वहाँ पे आ रही है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा इसमें, जो टिल्टेड वाला पॉइंट हो गया, चलो आगे बताएंगे, फिर आपको आगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलते हैं आगे। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सन की आउटर मोस्ट लेयर का नाम बताइए क्या होता है। सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, और कोरोना हमें देखने को मिलता है जब आपका टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है। टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण जो है आपका सूर्य ग्रहण जब लगता है तब आपको देखने को मिलता है, और अदरवाइज कोरोना लेयर हमें नहीं देखने को मिलती। पहले तो आंसर क्या बनाएंगे हम, सी ऑप्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, कोरोना सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद क्रोमोस्फियर है, फोटोस्फियर है। फोटोस्फियर जब हम नॉर्मल सन को देखते हैं तो उसका जो ग्लोइंग सरफेस होता है जो हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड फोटोस्फियर। अदरवाइज हमें सबसे बाहर वाली लेयर कोरोना है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आ गया और रेडिएटिव जोन आ गया, फिर कोर आ गया बीच में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आपका सनस्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं, सोलर फ्लेयर्स भी देखने को आपको मिलते हैं। अब बात देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो लेयर्स हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोटोस्फियर जो है ये ग्लोइंग सरफेस है जो हमें दिखता है। उसके बाद आपका क्रोमोस्फियर है, क्रोमोस्फियर में आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बर्न ऑफ हो जाती है और रेडिश ग्लो देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे सन आपको रेडिश ग्लो की तरह देखने को मिलता है, यानी कि लाल कलर का देखने को मिल जाता है। और उसके बाद है आपकी कोरोना लेयर, जब मैंने आपको बताया टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो है आपकी आयोनाइज्ड गैसेज हैं, आयोनाइज्ड गैसेज आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और सोलर विंड जो होती है, सोलर विंड जो चलती है ये आपकी बाहर वाली लेयरों से चलती है, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, और ये जो होते हैं एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल होते हैं। एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्राइमरीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे जो सन से बाहर निकल रहे होंगे, और मेनली मेड अप ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा से बने होते हैं। इसीलिए हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और एक चीज़ आपको और क्लियर होनी चाहिए कि जब सन के अंदर जो है आपका एक फिनोमिना देखने को मिलता है हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर, हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर, हाई लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक यानी कि 66.5 डिग्री के आसपास, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि स्काई के अंदर जो है आपको एक अलग अलग कलर की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और ये रीज़न क्या होता है, कलर क्यों दिखते हैं आपको स्काई के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड द सोलर विंड, सोलर विंड जो है टकराती है मैग्नेटिक फील्ड से, जिसके कारण जो है कलर फिनोमिना देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं आर्कटिक सर्कल के, आर्कटिक सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं हम ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा बोरेलिस बोला जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक के अंदर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है वहाँ पे। तो ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है आपका, दैट इज कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। चलिए जी, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग द सोलर और द लूनर इक्लिप्स, कितने टाइम में जो है आपकी जो शेडो होती है वो डिवाइड होती है। तीन तरीके की होती है, एक तो होती है अंबरा, एक होती है पेनम्बरा, और एक होता है एनुलर इक्लिप्स। देखिए पी से मैंने आपको बताया था, पी फॉर पेनम्बरा, पी फॉर पार्शियल इक्लिप्स, मतलब आधा दिखेगी। अंबरा ये आपका टोटल जो है आपका चला जाएगा। उस एनुलर कुछ कुछ बाहर वाले पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो आंसर इसमें टिक क्या करेंगे हम, थर्ड, तीन जो है डी ऑप्शन करेंगे, 3 आपको देखने को मिलते हैं ऐसे इक्लिप्स के टाइम पे शैडोज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 शैडो देखने को मिलती है, टोटल सोलर इक्लिप्स आपकी, ठीक है, और एनुलर हो गया, और ये आपका पार्शियल हो गया। टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है कि जो मून होता है, मून क्या कर देता है पूरा कंप्लीटली, ये मून क्या कर देता है कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सोलर डिस्क को, सोलर डिस्क को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यानी कि मून ने पूरी तरीके से सोलर जो डिस्क है उसको कंप्लीट कर दिया। और टोटल सोलर इक्लिप्स में आपका थोड़ा सा पार्ट देखने को आपको मिलता है, डार्केस्ट पार्ट देखने को मिलता है, जोन ऑफ टोटैलिटी इसको कहते हैं, डार्क पार्ट आपको देखने को मिलता है, जोन ऑफ टोटैलिटी इसको कहा जाता है। फिर आ गया एनुलर। एनुलर में क्या होता है कि जब मून जो होता है और अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर जा रहा होता है
और इतना भी स्मॉल नहीं होता, मतलब इतना हमें छोटा दिखने लग जाता है कि वो आपको कंप्लीटली कवर कर लेता है सन की डिस्क को। जब कंप्लीटली कर लेता है तो आपको इस तरीके की रिंग देखने को आपको मिलती है ब्राइट कलर की। जब रिंग देखने को आपको मिलेगी तो डेट इज कॉल्ड आपका एनुलर इक्लिप्स। पार्शियल में तो आपको पता लग ही गया कि जब आपका अर्थ मूव करती है और जो है मून जो आ जाता है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, लाइटर पार्ट जो होता है सन की शेडो, लाइटर पार्ट जो है आपका लाइटर पार्ट ऑफ द मून शेडो जब पड़ती है तो डेट इज कॉल्ड आपका जो है पार्शियल इक्लिप्स उसको कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल में देखिए एक आपका पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया है उसने, लेकिन आपको जो है पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर लिया, पर फिर भी आपको यहाँ पे डार्क पोर्शन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अंबरा। अंबरा और आपका पूरा का पूरा जो है जोन ऑफ टोटलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरा मून जो है कंप्लीटली कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है डिस्क को। एनुलर में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब मून जो है थोड़ा सा दूर जा रहा होता है अपने ऑर्बिट से और इतना छोटा हो जाता है कि ये आपके मून सन की डिस्क को कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी बाहर एक रिंग देखने को आपको मिलती रहती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एनुलर। तो पार्शियल में मैंने आपको बता ही दिया है, पार्शियल में अर्थ मून की जो शेडो है वो बीच में पड़ने लग जाती है क्योंकि अर्थ मूव करने लग जाती है लोनर पेनम्बरा में, क्योंकि जो मून होता है वो हमेशा मूव करता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो इससे आपका जो है पार्शियल इक्लिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी अगला देखते हैं। 2 प्लैनेट बताइए, ऐसे 4 प्लैनेट बताइए जो साइज़ के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जो सेटल आपका डेट इज़ प्लैनेट है डेट इज़ जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, देन नेपच्यून। तो ये है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। क्लियर, याद रखिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नंबर 1 इज़ जुपिटर, नंबर 2 इज़ आपका सैटर्न, नंबर 3 इज़ आपका डेट इज़ यूरेनस, नंबर 4 इज़ नेपच्यून, नंबर 5 इज़ अर्थ, नंबर 6 इज़ वीनस, नंबर 7 इज़ मार्स, नंबर 8 इज़ मरकरी। ये आपके साइज़ हैं इसके अकॉर्डिंग। मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपके जो मिट्योर और मिट्योराइट वगैरह जो हैं यहाँ पे चलते हैं, और अदरवाइज कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, कई बार ये धरती के ऊपर आ जाते हैं। जब धरती के ऊपर आते हैं तो नुकसान करते हैं, और जो मैंने आपको लोनार लेक की एग्जाम्पल बताई थी हमारे इंडिया में जो हमारे बनती है, दैट इज़ इन द महाराष्ट्र, क्रेटर लेक और वॉल्केनिक लेक उसको कहते हैं। और वीनस लिखा हुआ है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, और प्लस इसको ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहते हैं। और वीनस को अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं, और अर्थ ब्लू कलर का है तो ब्लू प्लैनेट है, और ये याद रखना। मरकरी जो है सन के नज़दीक होता है, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट मैंने आपको बताया वीनस है। क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि वीनस के अंदर जो है क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है, क्लाउड से क्या होता है आपकी हीट वो रेडिएट नहीं होने देता। मार्स को बात करते हैं तो मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं और लाल ग्रह है, और इसमें देखने को मिलता है आपको आयरन, लोहा देखने को मिलता है। जुपिटर सबसे बड़ा से आपका सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो है आपका दैट इज़ अ प्लैनेट है। और जुपिटर के अभी एट प्रेजेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 79 प्लैनेट्स हैं, और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज़ कॉल्ड गैनीमीड। और गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सैटर्न दूसरे नंबर पे आता है और साइज़ में, और सैटर्न के पास जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं 82 हैं, और यहाँ पे आपकी रिंग देखने को मिलती है, याद रखना। और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज़ कॉल्ड टाइटन, और टाइटन हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सेकंड सैटेलाइट है, सबसे बड़ी। यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट वाला प्लैनेट है, सबसे ठंडा है क्योंकि सबसे दूर है सन से। तो ये ध्यान रखना है सारे फैक्ट आपको। तो इसमें आंसर आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें कुछ जियोलॉजिकल पीरियड है और इसमें फीचर्स हैं लाइफ इंसिडेंट्स के, ये आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको फैक्ट बता दूंगा, पेपर में अगर आया इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। लेट प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर आपको देखने को मिलते थे स्पॉन्जेस, ये बनेगा 2 ऑप्शन। कार्बोनीफेरस के अंदर, देखिए कार्बन से याद कर सकते हैं इसको, तो कार्बन मतलब कोल, ठीक है, तो ये बनेगा 4th ऑप्शन। देवोनियन से बनी है आपकी फिश, ये बनेगा 5वां ऑप्शन। और अपर क्रिस्टेशियस जो बना था आपका दैट इज़ द हिमालय वाला पार्ट, 1 वाला पार्ट, ठीक है। तो अब अपर क्रिटेशियस बात कर रहे हैं, अपर मतलब हिमालय से ऊपर हैं, तो दैट मीन्स 2451 बनेगा। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा 2451, ठीक है, ये याद रखिए। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, कार्बोनिफेरस हो गया। अगर लेट प्री कैम्ब्रियन में आपका बना है डेड स्पॉन्जेस बने हैं, अगर आपको पेपर में पूछ लेता है यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन, यही पेपर में मेनली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया वही फैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्री कैम्ब्रियन पूछा तो यहाँ पे क्या बनेगा, रॉक फॉर्मेशन देखने को आपको मिले थी, रॉक फॉर्मेशन, जहाँ पे आपके जो हैं मेटल देखने को मिले थे, हाई रिच मेटल्स देखने को आपको यहाँ पे मिले थे। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, प्लिस्टोसीन भी पूछा जाता है।
प्लीस्टोसीन एज में हमें क्या देखने को आपको मिला था? प्लीस्टोसीन एज में यहाँ पे हमें देखने को मिलते लार्ज एरिया जो आपके ग्लेशिएशन हुई थी, यानी कि ग्लेशियर वगैरह फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आपको मिली थी, आइस एज बनने लग गई थी। अपर क्रिटेशियस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हिमालयस का ओरिजिन भी देखने को मिल गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये बनेगा जी आपका डेट इज़ ये वाला पार्ट। अच्छा, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में आपका जब इंडिया के अंदर बात करते हैं तो अगर डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें, डेक्कन ट्रैप की, ठीक है, डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें तो ये हमें बना था लेट क्रिटेशियस पीरियड में, लेट क्रिटेशियस पीरियड में बना था, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। और आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बना था सीनोजोइक एरिया में, सीनोजोइक ईरा में देखने को मिला था, सीनोजोइक ईरा में। अरावलीज की बात करते हैं, अरावलीज की यहाँ पे अरावलीज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें मिला था कब? डेट इज़ इन द प्री कैम्ब्रियन ईरा, प्री कैम्ब्रियन ईरा में देखने को मिला था, ठीक है। और अगर हम नर्मदा ताप्ती जो है आपके एलुवियल डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये हमें मिला था कब, कहाँ पे? डेट इज़ इन द प्लीस्टोसीन, इंडिया में प्लीस्टोसीन एज में। भाई ये सारे पॉइंट्स लिख लेना अपनी कॉपी में, ये मैं आपको बता दूं अगर पेपर में आया तो यहीं से अटक जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रट्टा मार लेना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आगे कभी नहीं बोलता कि रट्टा मारिए, इस क्वेश्चन पर रट्टा मार लेना किसी भी तरीके से, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपको मिल गया ना पेपर में इन इन्फॉर्मेशन में तो आपको जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बस ये याद कर लेना। चलिए जी अगला देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सेडिमेंट्स बिकम कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर इन ए प्रोसेस नोन एज। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेयरिंग देखने को मिलती है, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को आपको मिलती है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे आपके फॉसिल्स देखने को आपको मिलते हैं। और जितने भी आपके कोल, फॉसिल का मतलब कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और कोल, नेचुरल गैस, ये और नेचुरल ऑयल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं आपके डेट इज़ इन द सेडिमेंट्री रॉक्स में। और ये जब सेडिमेंट्स बन जाते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड लिथिफिकेशन, इसको कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, लिथिफिकेशन उसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये है कॉम्पैक्शन और ये है आपका सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन में आपका क्या होता है कि जब सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं बनती हैं आपकी, वो ऐसे बनती हैं कि वो आपकी कंप्रेस हो जाएं, वेट ऑफ द लेयर जो है उसके ऊपर अब ऊपर देखने को आपको मिल जाए। सीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ऐसे बनती हैं, आपकी सेडिमेंट्स जो होंगे वो आपस में ग्लू कर जाएंगे मिनरल से उसके अंदर, तो डेट इज कॉल्ड सीमेंटेशन। और इसमें आपको देखने को मिलती है लिथिफिकेशन, इसको कहा जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस। स्ट्रैटिफिकेशन, लिथिफिकेशन, फॉसिल्स वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। चलिए जी, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन डेट इज मरकरी, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे वीनस आ जाता है, वीनस के बाद अर्थ, देन मार्स। अब मरकरी के बारे में बात करें तो मरकरी जो है 88 दिन लेता है आपका पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए सन के अराउंड, ठीक है, रेवोल्यूशन लगाने के लिए। और अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं तो रोटेशन में आपका 59 डेज लेते हैं, 59 डेज लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और मरकरी के ऊपर हमारा मिशन था, मरकरी के ऊपर मिशन था मैसेंजर, जो किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, तो ये याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और एक चीज़ याद करना, नेपच्यून के बाद जो होते हैं आपके ड्वार्फ प्लैनेट स्टार्ट होते हैं। एक ड्वार्फ प्लैनेट आपका मार्स और जुपिटर के बीच में आता है, डेट इज़ कॉल्ड सीरियस, ठीक है। उसके बाद प्लूटो, होमिया, मेकमेक, एरिस, ये आपके सारे के सारे ड्वार्फ प्लैनेट है जो नेपच्यून के बाद देखने को आपको मिलते हैं। और बाद में आपको यहाँ पे क्यूपर बेल्ट के बाद और यहाँ पे ऊट्स क्लाउड देखने को मिलते हैं, ऊट्स क्लाउड्स, सारे गैस जाइंट्स हैं आपके, गैस जाइंट्स। अच्छा, ये जो 4 ग्रह हैं आपके, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट, ठीक है, रॉकी प्लैनेट, और आपके टेरिस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है जहाँ पे आपकी धरती है। और यहाँ पे देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स की बात करते हैं तो आउटर प्लैनेट कहते हैं, आईसी जेंट्स कहते हैं, और आपके जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, बर्फ़ से घिरे हुए हैं ये, ठीक है, याद रखिए। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मशरूम रॉक बन रही है डेजर्ट रीजन के अंदर, वो किस चीज़ की एग्जांपल है? मशरूम रॉक इज़ द दिस वन, ठीक है। ये क्या होता है? आपकी लेस रेजिस्टेंट रॉक ऊपर होती है और जो आपकी रेजिस्टेंट रॉक होती है वो धीरे धीरे मूव करने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाती है।
टूटने किससे, ग्राउंड लेवल से टूटने लग जाती है, यहाँ पे अब्रेजन होने लग जाता है। अब्रेजन होने लग जाता है तो मतलब नीचे से आपकी पतली होती जाएगी और ऊपर से आपकी ये मोटी रहेगी, जैसे मशरूम होता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये नीचे से यहाँ पे टूटती चली जाएगी, यहाँ से ऐसे बन जाएगी और ऊपर से ऐसे मोटी ही रहेगी। तो डैट इज़ कॉल्ड मशरूम रॉक, क्योंकि रेजिस्टेंट रॉक ऊपर है, लेस रेजिस्टेंट रॉक नीचे है और नीचे से यहाँ से एब्रेजन होता चला जाएगा, और ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस के कारण जो है आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिल रही है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड, एक्शन ऑफ द विंड के कारण जो है आपका देखने को मिला। और ध्यान रखना, अब्रेजन इज द ग्राउंड, अब्रेजन इज ग्रेटेस्ट नियर टू द ग्राउंड, बट अदरवाइज ये क्या होता है, इरोजन होती है, ये ध्यान रखना। ये हाईएस्ट होती है जो आपकी डेट इज अब्रेजन जो होती है वो ग्राउंड के नियरेस्ट हाई होती है, घर्षण। लेकिन जो मशरूम रॉक होती हैं ये वो रॉक होती हैं जो आपकी इरोड होती रहती हैं, इरोड होती रहती हैं, कहाँ से, बेस से, ठीक है। और क्यों, क्योंकि एक्शन ऑफ द विंड होता रहता है वहाँ पे, एक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। और घर्षण आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे प्रोसेस से जब आपकी अंडरकट रॉक्स बनती हैं उसको मशरूम रॉक्स कहेंगे, डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और किसके कारण, हवा के कारण। उस हवा की इरोजन को क्या कहते हैं हम, एओलियन इरोजन कहा जाता है, जो आपकी विंड के कारण देखने को मिलती है, विंड के कारण, एओलियन रीजन के कारण देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, इरोजन इज द करेक्ट वन। अगला देखते हैं, टाइम एट कैरो जो इजिप्ट की कैपिटल है 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच जो होती है बिल्कुल सेंटर से अर्थ की जाती है, लंदन से क्रॉस करती है, GMT जिसे हम कहते हैं, जो आपकी 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं और प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं। अब कह रहा है कि टाइम जो है 2 घंटे आगे है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 घंटे आगे का मतलब क्या होगा कि ईस्ट में होगा, क्योंकि ईस्ट में आगे होता है और वेस्ट में आपका पीछे होता है। ईस्ट में 2 घंटे आगे का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 2 घंटे में कितने मिनट हुए, 120 मिनट, तो डिवाइड कर दो 4 से, यानी कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री ईस्ट की साइड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बी ऑप्शन, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में देखने को आपको मिलेगा, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला देखते हैं, Which one of the following would have occurred if the earth had not been inclined on its axis? मतलब क्या हो गया कि जो अभी अर्थ है वो इंक्लाइंड है, जिसके कारण हमें मिडनाइट फिनोमिना देखने को मिलता है, सारे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। अगर सपोज करो कि वो टिल्ट ना होता तो आपका जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन जो होगा, तो इसका मतलब क्या, अगर रेवोल्यूशन होता रहता सीजन कुछ भी ना बनता, सीजन कोई भी ना बनते। क्यों, क्योंकि अगर टिल्टेड ना होता, अगर वो गोल होता तो आपके सीजन ना बनते। अगर टिल्टेड है जिसके कारण जो है सन की लाइट कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, सर्दियाँ गर्मियाँ जो आपका मौसम आते रहते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं। और सन की जो लेयर है, सन की जो आपकी जो रोशनी है वो आपके इक्वेटर के ऊपर, आर्कटिक सर्कल के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर ऐसे बनती चली जाती है, जिसके कारण जो है आपका ये सीजन्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो डैट मीन्स अगर ये टिल्टेड ना होती हमें कोई भी सीज़न देखने को ना मिलता। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, देयर विल नो सीजन, द सीजन वुड नॉट हैव चेंज, मतलब सीजन कुछ भी बदलते ना, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें होती हैं वो कैसे होते हैं, जैसे समर सॉल्स्टिस है, ये 21 और 22 तारीख को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही होती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ रही होती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होता है लंबा होता है, लेंदी होता है, और नाइट जो होती है आपकी बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, नाइट शॉर्ट हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में। और बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर, सदर्न के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री जो है आपका साउथ में पड़ता है, 23.5 डिग्री साउथ में, और जहाँ पे होता है विंटर सॉल्स्टिस, यहाँ पे सन की जो रेज होती हैं वो कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होती हैं, कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। और ये हो गया जी, ठीक है। और जब सन की रेज पड़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है दिन लंबा होगा यहाँ पे और शातें शॉर्ट होगी। जब सन की रेज 21 जून को यहाँ पे पड़ रही होंगी तो इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, नाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ विंटर सॉल्स्टिस की, तो अगर सन की रेज जो है 23.5 डिग्री साउथ में पड़ रही होंगी, 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसका मतलब दिन यहाँ पे लंबा हो जाएगा और नाइट यहाँ पे आपकी शॉर्ट हो जाएगी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट शॉर्ट हो जाएगी, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है नाइट लंबी होगी और दिन शॉर्ट होगा, क्योंकि सन के लेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब सन की रेज इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती हैं, और ये पड़ती हैं आपकी 20 से 21 मार्च को, जब आपका दिन और रात बराबर होता है, यहाँ पे 12-12 घंटे का प्रोसेस यहाँ पे चलता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, यहाँ पे भी इक्वेटर के ऊपर जो है सन की रेज पड़ रही हैं 22 से 23 सितंबर को, तो उस समय आपकी पूरी की पूरी लाइट बराबर होगी 12-12 घंटे की।
तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज। देखिए, जब रिवर जो है टर्न करती है, ट्विस्ट करती है और अंदर चली जाती है तो क्या बनते हैं? देखिए, आपकी जो है जो अर्थ ये रिवर आई और ये ऐसे टर्न और ट्विस्ट करने लग गई, ठीक है। जब टर्न और ट्विस्ट करने लगी तो जो है इस तरीके से होते रहते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड मेआंडर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मेआंडर, क्लियर। और कई बार क्या कर लेती है, ये अपने रास्ते से अपने ये चीज़ अपने आप को काट लेती है ऐसे, ठीक है, ये कट ऑफ कर लेती है अपने आप को, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। यानी कि मेआंडर से क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनती है। और मेआंडर होता है जब आपकी रिवर इस तरीके से चलती है और चलते 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 बीच में ऐसे कट गई आपस में अलग से, तो डैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? डैट इज मेआंडर उसको कहा जाता है, मेआंडर, क्लियर। ये ध्यान रखना, आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, मेआंडर। नेपे इज काइंड ऑफ, नेपे क्या होता है? ये नेपे इज दिस वन, ठीक है, नेपे इज दिस वन। नेपे होता क्या है? ये एक आपका जो 2 किलोमीटर से ऊपर एक जो है लार्ज बॉडी होती है आपकी, और शीट होती है रॉक की, जो मूव कर जाती है 2 किलोमीटर के ऊपर, रॉक के ऊपर मूव कर जाती है ओरिजिनल पोजीशन से। ओरिजिनल पोजीशन से जो है आपकी 2 किलोमीटर जो है ऊपर मूव कर जाती है, दैट इज कॉल्ड नेपे, क्लियर। नेपे उसको कहते हैं, और ये बनती है आपकी फॉल्ट के कारण, और फॉल्ट के कारण या फिर आपके फोल्ड के कारण। फॉल्ट और फोल्ड के कारण जो है ये देखने को मिलती है, एंड दिस इज ड्यू टू द फोल्डेड स्ट्रक्चर। फॉल्ट और आपके फोल्ट और जो है फोल्ड के कारण 2 किलोमीटर ऊपर चली जाती है ओरिजिनल पोजीशन से, क्लियर। एंड इसमें क्या होता है? जो मोशन होता है थ्रस्ट का, ओवरराइड करने लग जाता है। मतलब क्या हो गया? जब इसके ऊपर धक्का लगेगा, फोल्ड बनेगा, तो क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर जो स्ट्रक्चर मतलब घिसाई होगी इसकी और ओवरराइड करने लग जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नेपे। सो बस आप याद रखें, नेपे इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर, क्लियर, ध्यान रखना, फोल्डेड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके हिमालयस के नेपे जो हैं उत्तराखंड और नेपाल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ऊपर ओवरराइड करते रहते हैं। मोरेन्स किससे बनते हैं? मोरेन्स जो होते हैं ये मेल्टेड ग्लेशियर होता है। जो ग्लेशियर जो है पिघलता है, मेल्ट होता है, तो उसमें क्या, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल, क्योंकि डेब्रिज वगैरह यहाँ पे क्या हो जाती हैं? आपकी डिपॉजिट हो जाती है, डेब्रिज वगैरह यहाँ पे ड्रॉप होने लग जाती हैं, बिल्कुल फाइन थी, क्लियर। अगर मैं कहूँ ये लॉन्ग टाइम रिजेस बनती रहती हैं, ग्लेशियल टिल को हम क्या कहते हैं? मोरेन कहा जाता है। तो ग्लेशियल टिल जो डेब्रिज वगैरह बनती हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये जो पिघलती रहती हैं, डेट इज कॉल्ड मोरेन। अब लेटरल मोरेन मतलब साइड से पिघलना, और आपका जो है डेट इज मीडियल मतलब सेंटर से पिघलना, ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर का पिघलना, मतलब ग्लेशियर का हिलना, मतलब फाइन डेब्रिज का हिलना, दैट इज कॉल्ड मोरेन। मोरेन जो होता है रॉक से, रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, ये सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते रहते हैं। लेटल, मोरेन और ये टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल एंड पे, ये मिडल बिल्कुल सेंटर पे, और लेटल मतलब बिल्कुल ऐसे कॉर्नर्स पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। एंड दिस इज ड्यू टू द ग्लेशियल रीजन। ये ग्लेशियल रीजन में बनते हैं मोरेन्स, तो ये ग्लेशियल ही है एक तरह से, क्लियर। रॉक फ्रेगमेंट्स वगैरह, ग्रेवल, सैंड वगैरह जो ग्लेशियर से आते हैं तो वो मोरेन फॉर्मेशन करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, डेब्रिज वगैरह, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कोर्सिका आइलैंड जो है ये कहाँ पे है और किसके साथ रिलेट करता है? कोर्सिका आइलैंड जो है आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, जो आपका यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच यानी कि द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन की जो है यहाँ पे नेपोलियन बोनापात्र, ठीक है, इनकी जो है बर्थ हुआ था यहाँ पे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये मैंने बोला कोर्सिका आइलैंड जो है 4th सबसे बड़ा आइलैंड है मेडिटेरेनियन के अंदर, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर जो है सबसे बड़ा, भूमध्य क्षेत्र में सबसे बड़ा है। चौथा बड़ा है, और उससे बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है? सिसिली, सरदीनिया और आपका साइप्रस, और चौथे नंबर पे आ गया आपका कोर्सिका आइलैंड। तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन। ये देखिए जी, नेपोलियन। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल एंड द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। देखिए आपको बताया था मैंने कि जो क्रस्ट होती है वो बनती है आपकी किससे? सियाल और सीमा से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। फिर आ गया आपका मेंटल, और फिर नीचे आ गया कोर बनता है आपका निफे से, निकल और आयरन से। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आयरन इज द करेक्ट आंसर, आयरन। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा और देन सिलिकॉन। मेटल में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल सबसे ज़्यादा मिलती है और दूसरे नंबर पे मेटल जो होती है आपकी वो आयरन देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इंट्रूजन ऑफ मैग्मा अलॉन्ग ए बेडिंग प्लेन इज कॉल्ड एज। देखिए मैग्मा का बेडिंग प्लेन के साथ इंट्रूजन होना अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा अलॉन्ग ए बेडिंग प्लेन इज कॉल्ड, तो ये है आपका बेडिंग प्लेन, यहाँ पे इंट्रूजन चल रही है इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैथोलिथ, इसको कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, बैथोलिथ उसको कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लैकोलिथ, यहाँ पे देखो लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है, ये डोम शेप बन जाता है ऐसे, डोम शेप, ये स्ट्रक्चर ही ऐसे पूछे जाएंगे। इंट्रूजन जो अंदर मैग्मा पिघल जाए तो दैट इज कॉल्ड बैथोलिथ, और जो डोम शेप बन जाए दैट इज कॉल्ड लैकोलिथ, ध्यान रखना। और अगर मैं कहूँ डोम शेप बन गया दैट इज कॉल्ड लैकोलिथ। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो सॉशर शेप ऐसे बन जाए, यहाँ पे नहीं शो किया हुआ बट अदरवाइज ऐसे बन जाए, यहाँ पे जैसे लैकोलिथ ये है और यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाए ऐसे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड लैपोलिथ, इसको कहेंगे, क्लियर। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, यानी कि लैकोलिथ और आपका ये सपोज करो कि लैकोलिथ ऐसे, ठीक है, और मैं जोड़ दूँ ऐसे, दैट इज कॉल्ड लैपोलिथ ऊपर वाला, लैपोलिथ नीचे वाला, इन दोनों को जोड़ दूँ तो दैट इज कॉल्ड फैकोलिथ, क्लियर, ये ध्यान रखना। जो आपका बेस से जो होगा सिंक्लाइन होगा और टॉप से जो होगा एंटीक्लाइन होगा ऐसे, ठीक है, यानी कि लैकोलिथ जैसा। और आपका यहाँ पे अगर मैं बात जोड़ दूँ, यहाँ पे आपका लैपोलिथ को मिला के हम फैकोलिथ इसको कहते हैं। फिर आ गया यहाँ पे सिल, ये आ गया सिल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं ऐसे, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जो आपका डेट इज जो आपकी बॉडीज़ हैं ऐसे मूव कर रही होती हैं, इसको हम कहते हैं डाइक क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर जाते हैं और लावा जो है ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, लैकोलिथ के साथ ये जुड़ा होता है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। सो दीज आर द शेप और दीज आर द स्ट्रक्चर, क्लियर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, दैट इज बेडिंग प्लेन के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड बैथोलिथ। लैकोलिथ अगेन मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लैकोलिथ वो होता है जो आपका डोम शेप स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ठीक है, और जो होता है लैपोलिथ क्या होता है, लैपोलिथ दैट इज कॉल्ड ऐसे, सोशर शेप जो है बनता है। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से ये बन गया तो दैट इज कॉल्ड फैकोलिथ, इसको कहते हैं। और सिल की बात करें, इट्स नॉट स्टिल, इट्स सिल जो है हॉरिजॉन्टल, डाइक जो है आपका वॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर, याद रखिए। चलते हैं आगे, ये स्केल्स ये याद करने हैं पॉइंट्स, लैकोलिथ कैसे दिखता है वो सब चीज़ें। मोहो स्केल्स इज़ यूज टू इंडिकेट, मोहो स्केल जो होती है ये हमें देखने को मिलती है हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स के बारे में देखने को मिलता है, हार्डनेस ऑफ मिनरल, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स देखने को मिलते हैं तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे देखिए मोह स्केल के ऊपर जो हार्डनेस देखिए 10 के ऊपर है, ये हार्डेस्ट जो डायमंड है जो हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है ये, ठीक है, नॉन सब्सटेंस है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। मोहो स्केल्स हार्डनेस 1 2 3 करके ऐसे। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, ये क्यों होता है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जिसके कारण जो है आपकी डिस्टर्बेंसेस आती है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ सरफेस के कारण देखने को आपको मिलता है ये, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे मापते हैं हम, मैग्नीट्यूड हम मापते हैं दैट इज़ द रिक्टर स्केल से, और इंटेंसिटी मापते हैं आपका, इंटेंसिटी दैट इज़ विद द मर्कली स्केल, और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीज्मोग्राफ इसको कहते हैं, सीज्मोग्राफ। आंसर इज ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फोकस कहा जाता है, जहाँ पे आपकी फॉल्ट लाइन भी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है, फोकस, और इसको और क्या कहते हैं हम, हाइपोसेंटर इसको कहते हैं। और जहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे इफेक्ट पड़ा तो दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर, उसको कहते हैं एपीसेंटर। और हाइपोसेंटर इज फोकस, एपीसेंटर इज बाहर वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
तो दीज आर द सीज्मिक वेव्स होती हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अर्थक्वेक अकर्स अलोंग द प्लेट मार्जिन्स वेयर द अर्थ प्लेट मीट्स, मतलब जहाँ पे प्लेट्स मीट करती हैं वहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। अर्थक्वेक जो है मूव करता है एक दूसरे के ऊपर और स्मूथ नहीं होता, फ्रिक्शन होता रहता है और जो प्रेशर है बिल्डअप होता रहता है और पूरा का पूरा जो है प्रेशर रिलीज होता रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका फोकस, यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर लेड्स टू विच ओशन। जो वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर होती है ये कहाँ पे बनती है? देखिए रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हो आप इसको, जहाँ पे आपके जो है प्लेट्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती रहती हैं और वहाँ पे पूरी की पूरी आग ही लगी रहती है, तो डैट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ओशन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ओशेनोग्राफी में मैंने डिस्कस कर दिया है। क्लियर। पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक ओशन जो है आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है, मिड अटलांटिक रीजन यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, बट ऐसा नहीं कि इंडिया का है। इंडियन ओशन नॉट, दैट इज नॉट विद द इंडिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्कटिक रिंग की बात करते हैं तो आर्कटिक ओशन के अंदर बात करें तो एक सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन सबसे बड़ी किसकी है? दैट इज साइबेरिया, जो आर्कटिक ओशन के अंदर देखने को मिलती है। आंसर इज वन ऑप्शन आर्कटिक, डेट इज़ द पैसिफिक ओशन। रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे ट्रेंचेस देखो कितनी हैं, ये क्या करती रहती हैं, यहाँ पे जो है आपकी मूवमेंट होती है और पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन जो है जला रहता है, यहाँ पे रिंग ही रिंग बनी रहती हैं, आग ही आग लगी रहती है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग ऑफ फायर। अगला देखते हैं, इनके बारे में अर्थक्वेक के बारे में आपने स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है। पहले देखिए, अर्थक्वेक्स द शॉक्स आर जनरेटेड एट ए पॉइंट नोन एज द एपिसेंटर, ये गलत हो गया जी। जहाँ से शॉक वेव स्टार्ट होती हैं, जहाँ से आपकी अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे हम एपिसेंटर ना कह के हम उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है, फोकस, ठीक है, फोकस कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं हम हाइपोसेंटर, उसको कहा जाता है, हाइपोसेंटर कहते हैं। तो ये पॉइंट गलत हो गया। जब पहला पॉइंट गलत हो गया तो पहले ऑप्शन में जाओ, कहाँ पे? पहला पॉइंट ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये आपका भी गलत हो गया, तो सीधा ही सीधा आंसर बन गया बी, डी बन गया, 2 आंसर, लेकिन पॉइंट पढ़ेंगे। द पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ शॉक में बी विद इन द क्रस्ट और मेंटल, बिल्कुल सही है, क्रस्ट और मेंटल से भी हो सकता है। मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया एट द मर्जर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये भी आपका पॉइंट सही है कि टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तभी जाके आपके जो है अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो पहले ही आंसर आपका क्या बन गया जी? आपका डी ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर, डी इज द राइट वन, डी इज द करेक्ट वन। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगे भी और डिस्कस करेंगे और सेट आएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।